नमस्कार साथियों, मैं जतिन आपका ज्ञान मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे समाकलन क्या होता है, समाकलन का परिचय करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। मैं दोस्तों देखिए, समाकलन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो समाकलन का उपयोग में दोस्तों तब करते हैं, समाकलन का उपयोग किसी फलन का नोट्स बना लीजिए साथ में। समाकलन का उपयोग मेरे दोस्त हम करते हैं, समाकलन का उपयोग किसी फलन का निश्चित मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसी फलन का निश्चित मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसी फलन का निश्चित मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसी फलन का निश्चित मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। निश्चित मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो मैं अपने आप को लिख लीजिएगा कि समाकलन का उपयोग हम किसी निश्चित फलन का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। फलन का कोई निश्चित मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब मेरे को हम देखते हैं समाकलन के टाइप। समाकलन के कितने प्रकार होते हैं? तो समाकलन दो प्रकार होता है। समाकलन दो प्रकार होता है, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। समाकलन दो प्रकार का होता है। समाकलन दो प्रकार का होता है। वीडियो में देख चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला होगा अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन और दूसरा होगा निश्चित समाकलन। क्या होगा? निश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन कुछ नहीं है, इसमें अंत नहीं होता है, निश्चित है, इसमें अंत नहीं आता है। अंत नहीं आता है, इसलिए सी लिखा जाता है। इसलिए सी लिखते हैं। एज एन एग्जाम्पल लीजिएगा, समाकलन एक्स स्क्वायर में दोस्तों इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब समाकलन करिएगा, मैं कर देता हूँ, आप बताऊँ फॉर्मूला। एक्स की पावर में तीन बाई प्लस में सी। मेरे दोस्तों कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है, तो इसलिए हमने सी क्या लिख दिया, अचर लिख दिया सी। अब हम निश्चित समाकलन को समझते हैं। निश्चित समाकलन क्या समझते हैं दोस्तों? निश्चित समाकलन एकदम इजी वे में, आसान वे में। इसमें कुछ सीमाएं होती हैं, इसमें कुछ सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुछ सीमाएं। तो दोस्तों क्या होती है इसमें? कुछ सीमाएं, जैसे कि समाकलन लिमिट में 0 से 5 एक्स स्क्वायर में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का समाकलन करने के लिए हो जाएगा एक्स की पावर में 3/3 माइनस में एक्स की पावर में 3/3। लिमिट कितने तक है? 0 से 5 तक। तो 5 को अगर इधर रखेंगे, 5 का क्यूब बाई 3 माइनस में 5, 0 का क्यूब बाई 3। पहले अपर लिमिट में रखी जाती है, ये ध्यान रखना, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो फाइनल आंसर आएगा 5 का 25, 25 का 5, 125/3। तो मैं तो इसमें हम सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ सीमाओं के अंतर्गत समाकलन किया है। तो मैं तो ये हमारा समाकलन का परिचय था। पुनः दिखा देता हूँ, पुनः देखिएगा। समाकलन का उपयोग किसी फलन का निश्चित मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। समाकलन दो प्रकार के होते हैं। पहला अनिश्चित समाकलन, इसमें अंत नहीं आता है, अंत के इसलिए हम इसमें सीखते हैं, मतलब अचर पद, कोई अंत नहीं है इसका। और एग्जांपल से समझिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है, फॉर्मूला यूज किया है, एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स पावर n बराबर में एक्स n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस में सी। इस फॉर्मूले से देखिएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में एक्स पावर 3/3 प्लस में सी। अब देखिए निश्चित समाकलन क्या होता है, इसमें कुछ सीमा होती है, मतलब जैसे 0 से 5, पाई से पाई/2, पाई/2 से पाई, इस तरह से कोई लिमिट के अंतर्गत हम समाकलन करेंगे इसमें। तो समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से पाई बराबर में इसका वही एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो एक्स की पावर 3/3 माइनस में एक्स की पावर 3/3, 0 से 5,
5 को रखे तो 5 का कितना क्यूब होता है 125/3 और 0 0 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों अगले टॉपिक देख लेते हैं। आपको एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगी सारी चीजें। आप देखेंगे समाकलन और अवकलन के बीच संबंध। समाकलन और अवकलन के बीच संबंध क्या होता है। अब देखेंगे तो समाकलन और अवकलन, समाकलन और अवकलन के बीच संबंध, अवकलन के बीच संबंध। मैं दोस्तों देखेंगे अवकलन का उपयोग हम करते हैं किसी फलन में परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए। अवकलन का उपयोग अवकलन किसी फलन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अवकलन किसी फलन में परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फलन में परिवर्तन की दर, किसको परिवर्तन की दर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ज्ञात करने के लिए। जबकि समाकलन किसी फलन का निश्चित मान, पहले हम देख चुके हैं समाकलन के परीक्षा में, जबकि समाकलन किसी फलन का निश्चित मान ज्ञात करने के लिए होता है। समाकलन किसी फलन का निश्चित मान, फलन का निश्चित मान ज्ञात करने के लिए होता है। का निश्चित मान ज्ञात करने के लिए होता है। दूसरी चीज समझिएगा, जैसे कि समाकलन और यानी कि अवकलन, किसी फलन का अवकलन पहले अवकलन किया, उसके पश्चात समाकलन करेंगे तो मैं दो वही फलन हमें प्राप्त हो जाएगा f(x) प्लस में c। और यदि अभी किसी फलन का हमने समाकलन कर दिया, उसके तत्पश्चात हम अवकलन करेंगे तो मेरे दोस्त हमें क्या प्राप्त होगा f(x). इसमें हम c लिखेंगे, c नहीं लिखेंगे क्योंकि समाकलन c लिखते हैं, अवकलन c का कोई रोल नहीं होता। तो मेरे दोस्तों ये बहुत काम की चीजें, ये दोनों का आप अपने नोटबुक में ब्रेक की बात करके लिख लीजिए तो बहुत काम आएंगे आगे सवालों को हम जब सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे दोस्त आज की वीडियो में इतना ही। कल हम आपके लिए समाकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूलों को डालेंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम NCERT की पुस्तक को के सवालों को सॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्ञानी मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।